बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़ियात, मुआशी सूरत हाल, मुआशी हालात दोनों ही खराब तर हैं और मसनूई तरीके से उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारे का सारा आर्जी बंदोबस्त है और इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत खड़ी है। उसको सहारा दिया हुआ है कुछ दोस्त मुल्कों ने, कुछ IMF ने और कुछ कारोबारी लोगों ने, और ये उसी वक्त तक सहारा है जब तक उनके मफादात जो हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ और मुआशी मफादात उनके जुड़े हुए हैं। अगर ये मफादात ख़त्म हो गए किसी भी लम्हे खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान की मईशत सब कुछ धड़ाम से नीचे गिराएगी। उसकी रीज़न ये है कि सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, पहले ज़रा ये टेबल को देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। उसकी वजह यह है कि सियासी कशीदगी में कमी नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अब सारी चीज़ें मुअल्लक हैं, एक रुकी हुई हैं। आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका का इंतज़ार किया जा रहा है, मुकम्मल हो, आर्मी चीफ पाकिस्तान में पहुंचे और आके वह बताएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर अगली पॉलिसी वो जारी करेंगे। उसके मुताबिक फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उस पॉलिसी का इन्हसार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत की उमंगों से मुताबिकत रखती है या नहीं रखती। अगर तो पाकिस्तान की अक्सरियत की उमंगों से मुताबिकत रखती होगी वो पॉलिसी, वो फिर तो मामला ठीक हो जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा और पाकिस्तान वापस अपनी डगर पे आ जाएगा, डी रेल के बजाय अपनी सही पटड़ी पे चढ़ जाएगा। और अगर वो पॉलिसी जो कि वाशिंगटन से आएगी या आई है या आ चुकी है और उसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा, वो अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं होगी, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बेहतरी आ सके। हम दुआई कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और देखते हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप आकर क्या ऐलान करती है। बहरहाल जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, उसके जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे, वो पाकिस्तानी मईशत तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कोई चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई कम होगी, गुर्बत कम होगी, तो ही ये जो लाडला टब्बर है और पाकिस्तान के अवाम उस तरफ देखने की कोशिश करेंगे। ऐसी तो कोई चीज़ हो नहीं रही। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान के अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान के अवाम और कोई भी घर, खा वो कारोबारी लोग हैं, खा वो तनख्वाहदार हैं, खा वो मिडिल क्लास है, खा वो अपर मिडिल क्लास है, वो गरीब है या गरीब तर है, किसी को भी कोई सुख का सांस नहीं आया और ख़ासतौर पर ना ही कोई कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। मैं आपके सामने आदाद शुमार रख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो और जो इदारे मैटर करते हैं, जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का बताते हैं कि जी ये स्टेबल हो रही है कि नहीं हो रही, वो पाकिस्तान की हालत के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं बल्कि बिल्कुल गैर मुतमिन नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन ये है, इदारा शुमारियात अब हुकूमत का इदारा है, मेरा और आपका नहीं है, हुकूमत का इदारा है, इदारा शुमारियात, और उसने सालाना अदाद शुमार जारी किए हैं सनतों की पैदावार की, यानी कि हमारी प्रोडक्शन कितनी, प्रोडक्शन के एतबार से किस इंडस्ट्री ने कितनी पैदावार उसकी बढ़ी, कितनी कम हुई। पैदावारी ज़ाहिर है, सनतें पैदावार बढ़ेंगी तो पाकिस्तान की दौलत जो है रेल पेल होगी। अगर उनकी पैदावार और फैक्ट्रियों से ही प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो उसके बाद होना क्या है। तो अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 4.8% कमी आई है। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 2% कमी आई। जुलाई ता अक्टूबर 2023 में, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 0.44% गिर गई। जुलाई ता अक्टूबर, अब आप जरा गौर से सुनिएगा, जुलाई ता अक्टूबर फर्नीचर के शोबे की पैदावार में 60% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई फर्नीचर की सतह पे। ऑटोमोबाइल कंपनी, ये जो ऑटोमोबाइल जो है ये गाड़ियां, उसकी पैदावार में 48.94 यानी तकरीबन 49% कमी आई गाड़ियों की पैदावार में। मोटरसाइकिल गाड़ियां सारी उसमें आती हैं। तंबाकू की पैदावार में 38% कमी हुई
और टेक्सटाइल शोबे की पैदावार में तकरीबन 15.5% कमी हुई। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स की पैदावार में 25.11% कमी हुई। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 13.29% कमी हुई। आयरन स्टील मसनूआत की पैदावार में 2.4% कमी हुई। और जुलाई ta अक्टूबर मशीनरी की पैदावार में 58.21% बढ़ी, मशीनरी की पैदावार बढ़ी है। और फार्मास्यूटिकल शोबे में 37% इजाफा हुआ, यानी कि बीमारियां बढ़ी हैं। और मलबूसात शोबे की पैदावार में 25, फर्टिलाइजर की पैदावार में 8% बढ़ी है। जुलाई तक अक्टूबर ग़िज़ाई शोबे की पैदावार में 5% इजाफा हुआ। तो ये तो एक आपके सामने मैंने कंपैरिजन रखा। मजमूई तौर पर हमारी सनतों की पैदावार गिरी और बहुत ज्यादा गिरी है। अब आते हैं महंगाई के एतबार से, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आम आदमी की जिंदगी कैसी गुजर रही है। और आम आदमी से ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा तो हमें वोटों के अंबार लगा दिए जाएं। कभी कहते हैं ये सादा अक्सरियत हमें लेके दें, कभी कहते हैं हमें 2/3 मेजॉरिटी लेके दें, कभी कहते हैं ये पूरे मुल्क में हमारी हुकूमत होनी चाहिए। इस हद तक यानी कि गैर हकीकत पसंदाना बातें की जा रही हैं। अब महंगाई की शरह जो है मुसलसल बढ़ रही है। पिछले हफ्ते भी बढ़ी, इस हफ्ते और बढ़ गई है। और पिछले हफ्ते थी 41%, इस हफ्ते 2.10% और बढ़ गई है और 43.16% जो हो गई है जी, 43.16% इजाफा हो गया मजमूई तौर पे महंगाई का। एक हफ्ते में 19 अशियाए जरूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। इनमें चीनी भी शामिल है। चीनी 8 रुपए 15 पैसे फी किलो महंगी हुई है। दालें शामिल हैं जी, अंडे शामिल हैं और दालें तमाम शामिल हैं। चावल शामिल हैं, ये जो महंगे हुए हैं। प्याज शामिल हैं, प्याज महंगे हुए हैं। और हालिया हफ्ते में जो 20 किलो आटे का थैला है, आटा महंगा हो गया है। और फिर नमक, LPG और सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर, दाल, माश, मटन, गोश्त ये महंगे हो गए हैं। और ये हुई हैं जी, यानी कि आम इस्तेमाल की सारी चीजें आपकी महंगी हुई हैं। तो ये है इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। तो इसके बाद अगर आप तवक्को करें कि महंगाई के जिम्मेदार कौन है, महंगाई के जिम्मेदार जो हैं ये शहबाज हुकूमत, जो इस वक्त 15-20 जमातें, वो उसी हुकूमत में से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी उसी में शामिल है, वो भी उसका हिस्सा था। MKM भी उसमें थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, बाप भी शामिल थे, GDA नहीं था, बाकी सारे इसमें इसका हुकूमत का हिस्सा थे। तो वो सारे शामिल हैं और वही इस वक्त मौलाना साहब शामिल थे, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन में कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के अवाम हमें वोट दें, तो ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए एक दंगा फसाद चल रहा है और इलेक्शन को धांधली ज़दा करने की कोशिश की जा रही है और भरपूर किस्म की धांधली का प्लान है। और इसीलिए ये जो लड़ाई शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, हाई कोर्ट्स में, जो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी, कोटा में भी जो लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए और वो अदलिया की निगरानी में होने चाहिए, क्योंकि जुडिशल ऑफिसर जो हैं वो हुकूमत के निगरानी में नहीं होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका कंट्रोल होता है जुडिशल अफसरान पे, उनकी प्रमोशन, उनकी तबादले, उनके तकर्रर, सब कुछ उनके अख्तियार में। तो वो इनके इख्तियार इस तरह उनके काबू में आने वाले नहीं हैं। इसलिए मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन उसको नहीं माना जा रहा और अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो एक ऐसा हुक्म सादर करके बैरून मुल्क जा चुके हैं कि उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को खत्म कर दिया है। तो देखते हैं ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है। अब कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे जी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इनके अंदर अपने अंदर भी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा चल रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर लड़ाई चल रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है, मुस्लिम लीग नवाज जरा मजीद नीचे की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के हालात पतले हैं और इतने पतले हैं कि वो सब कुछ अपने खानदान में रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सदर ममलिकत हों, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम हों और मरीम साहबा वजीर आला हों पंजाब की, और हमजा शहबाज को फेडरल मिनिस्ट्री भी मिले, और उसके बाद जनाब इसहाक डार साहब जो हैं मरीम साहबा के लिए वजारत आला भी है और वजारत खजाना भी है। और इसहाक डार साहब
وزیر خزانہ ہوں یا اسحاق ڈار صاحب چیئرمین سینٹ ہوں، احسن اقبال صاحب وزیر خزانہ ہوں، تو یہ سارا کچھ اپنے ہی خاندان میں وہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی اور کو کچھ دینا نہیں چاہتے۔ لیکن جب کہ ان کے ساتھ اتنے لگ چکے ہیں دم چھلے، تو ان دم چھلوں کے بنیاد پہ ہی آگے بڑھا جائے گا۔ دم چھلے مانگ رہے ہیں سب کچھ اپنے لیے اور ان کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کاف لیگ کو کیا دیا جائے گا، اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی آ گئی اور ہر کوئی اپنی اپنی فہرست لے کے آ چکا ہے۔ لیکن میاں صاحب کا آپ کو پتہ ہے مزاج تھوڑا سا پتلا ہی ہے، اتنا تگڑا مزاج نہیں ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ کو میاں صاحب بڑے میاں صاحب لے کے چل سکیں۔ تو اس دوران شہباز شریف صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں اور بڑے میاں صاحب ٹھیک نہیں ہیں، وہ اسٹرکٹ ہیں، اس لیے مجھ پہ ہی نظر کرم ہونی چاہیے۔ تو بہت ساری ابھی گیم چل رہی ہے، بہت ساری دھڑے بندیاں ابھی چل رہی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز کے اندر بہت سے گروپس ہیں، شیخ اوپرہ چلے جائیں تو 2 گروپ ہیں، رانا تنویر صاحب کا اور جاوید لطیف صاحب کا، یہ 2 گروپ آپس میں ہیں۔ گوجرانوالا میں 2 گروپس ہیں، اسی طریقے سے اسلام آباد راولپنڈی میں 2 گروپس ہیں، وہ گروپ بندیاں بدستور موجود ہیں۔ ہزارہ ڈویژن میں چلے جائیں وہاں گروپس موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے، تو آپس میں لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے حال پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اس لیے پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اب جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ آگے انکروچمنٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کے ایریاز میں۔ یہ ہے اصل سچویشن، یہ ہے اصل صورتحال۔ ان حالات میں یہ کیسے مانگتے ہیں کہ جناب ہم الیکشن جیت جائیں گے اور ہماری وکٹری تو بالکل تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پورا انحصار جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کچھ دے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہمیں لینا ہے، اور وہی ہمیں اقتدار میں لے کے آئے۔ اسی نے ہمیں جیل سے نکالا تھا، باہر لے کے گئی تھی، اسی نے ہمیں واپس بلایا ہے اور ہمیں واپس کلین چٹ مل رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور آسانیاں اتنی پیدا کی جائیں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ اتنی جلدی سے اور اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی لڑائیاں بڑھنے والی ہیں، لڑائیاں اور بڑھیں گی۔ ابھی 8 فروری تک پہنچنا صاف شفاف انتخابات کے ساتھ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور ابھی انتظار کریں جی آرمی چیف میں عاصم منیر صاحب کیا لے کے آتے ہیں۔ انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو یہ سارا جو ہے اسکرپٹ آ جائے گا، کھل جائے گا، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ کیونکہ اس وقت 16 دسمبر، میں نے آپ کو بتایا کہ 16 دسمبر گزر چکا، 16 دسمبر 1971 سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور وہ جو سچویشن اس وقت تھی وہی اس سے بھی بدتر سچویشن اس وقت ہے۔ اور یہ ایک وہم ہے کہ جناب وہ کیونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان فاصلے بہت تھے، فاصلے جتنے بھی تھے لیکن اس سے پہلے پاکستان متحد بھی اسی وجہ سے تھا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے اور ان کو احساس تھا کہ شاید ہمیں ہمارے سیاسی حقوق مل جائیں۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں سیاسی حقوق نہیں مل رہے، اور دوسرا یہ کہ ان پہ طاقت کا استعمال شروع ہو گیا اور چار دیواری کو پامال کیا گیا اور بے حرمتی کی گئی، بے توقیری کی گئی، تو پھر اس کے بعد عوام جو ہیں وہ پھر یہ دور نہیں ہے کہ وہ غلام بن کر گزارا کریں، اور پھر اگر بیرونی مداخلت بھی ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی مشکل سے ہمیں بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔